हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार और आज मेरे हाथ में किताब है परिवेश। ये क्लास 7 की किताब है और इसका चैप्टर 9 जिसका नाम है माता को पत्र, उसके सॉल्यूशंस आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में आपका चैप्टर खुला हुआ है माता को पत्र और राइट साइड में मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस हैं। तो अब हम लोग एक एक करके आपको सॉल्यूशन पढ़ करके सुनाएंगे और समझाएंगे भी। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये एक चिट्ठी लिखी हुई है और चिट्ठी लिखने वाले कौन हैं? चिट्ठी लिखने वाले हैं हमारे देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या बात याद आती है आपको? एक तो अक्सर जब उनकी फ़ोटो हम लोग ढूंढते हैं या गूगल पर देखते हैं ना, तो ये मिलिट्री ड्रेस में उनकी फ़ोटो नज़र आती है। सैनिक वाला ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है। तो ये बात है कि वो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो शुरू के दिनों में तो राजनीति में विश्वास रखते थे, गांधी जी के साथ में थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अंग्रेज़ों के साथ में सिर्फ मीटिंग करके, सम्मेलन करके, है ना, आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके, सत्याग्रह करके स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। तो वो थोड़े से गर्मपंथी हो गए। उन्होंने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका सोचना था कि अब मैं देश के लिए सैनिकों की तरह से, सेनापति की तरह से लड़ाई करके स्वतंत्रता हासिल करूंगा। तो लीजिए, बातों बातों में आपका क्वेश्चन का पेज यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो मौखिक सेक्शन से है। तो पहला क्वेश्चन आखिर है क्या? ये क्वेश्चन है कि यह पत्र किसने किसको लिखा था। तो ये तो बड़ा ही स्पष्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने, उन्होंने अपनी माता को ये चिट्ठी लिखी थी। इसका जवाब हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सुभाष जी ने यह क्यों लिखा कि यदि उनकी माँ ने उनका पत्र नहीं पढ़ा तो उन्हें दुख होगा। तो ये तो एक इमोशनल बात है कि सारे बच्चों को, अगर बच्चे अपनी माँ को लेटर्स लिखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, मम्मा जवाब नहीं देंगी, मम्मा चिट्ठी नहीं पढ़ेंगी, जवाब नहीं लिखेंगी, तो बच्चे को तकलीफ तो होगी ही। बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट मम्मा के साथ सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस थे तो क्या हुआ, उनका भी अपनी माँ से बड़ा ही क्लोज रिलेशन था। तो इसका जवाब है कि क्योंकि काफ़ी समय से सुभाष चंद्र बोस जी अपनी माता को जो पत्र लिख रहे थे, तो माता जी ने उनको जवाबी पत्र नहीं लिखे थे, है ना। पहले के ज़माने में तो फ़ोन नहीं था ना, एसएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर सर्विस नहीं हुआ करती थी। तो लोग जहाँ भी होते थे वहाँ से चिट्ठियाँ लिखते थे और वो चिट्ठियाँ उनके डेस्टिनेशन एड्रेस पर 10 दिनों में, 15 दिनों में पहुँचती थी। तो आम तौर पर ये समझो कि तुमने कोई चिट्ठी लिखी तो 10वें दिन तक माँ के पास पहुँचेगी, मम्मी चिट्ठी लिखेंगी तो जवाब तुम्हारे पास 18वें 20वें दिन हो सकता है। अब ये काफ़ी कुछ डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता था कि लोग कहाँ से कहाँ चिट्ठियाँ लिख रहे हैं। तो अगर किसी ने जवाब नहीं लिखा तो इसका तो पता ही नहीं चलता ना कि क्या पता चिट्ठी उसे मिली कि नहीं मिली, उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा। यही चिंता का कारण था सुभाष चंद्र बोस जी का। थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन कब सार्थक होता है। तो मनुष्य का जीवन तब सार्थक होता है जब वह जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित होता है। ये वर्ड सुभाष चंद्र बोस जी के हैं। उनके अनुसार जीवन की सार्थकता इसमें है कि उसमें नैतिकता हो, मोरलिटी हो और समाज सेवा से प्रेरित हो, है ना। फोर्थ क्वेश्चन, घ, सुभाष जी ने ये सब बातें अपनी माँ से क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, हम सब लोग जानते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं उनकी परवरिश अपने घरों में होती है। तो माएँ घर में होती हैं, बच्चों का लालन पालन, खान पान, सब चीज़ों का ख्याल रखती हैं। और अक्सर घर में पिता जो होते हैं वो जॉब के सिलसिले में, सर्विस के सिलसिले में, मेहनत मजदूरी करने के सिलसिले में, घर का खर्च चलाने के लिए उन्हें दिन में 8 से 10 घंटे, 12 घंटे बाहर रहना होता है। तो बच्चे भी अपनी इमोशनल फीलिंग्स मम्मी के साथ में ज़्यादा शेयर करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने ये चिट्ठी जेल से लिखी है ना। और इसमें उन्होंने माँ को एक मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया है। किस मॉडल के रूप में? कि माँ बिल्कुल ही स्वार्थहीन होती हैं, है ना। माँ कभी भी अपने स्वार्थ के बारे में
नहीं सोचती। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है। और उस समय देश में कुछ ज़रूरत भी इस तरह की थी कि हमारे देश के जो अच्छे सपूत हैं, नागरिक हैं, जनता है, उन्हें भारत माता के बारे में सोचना चाहिए था। और भारत माता के बारे में तो तभी वो सोच पाएंगे जब अपना स्वार्थ नहीं सोचेंगे। तो कुछ यही सारी बातें सोच करके अपनी मन की पीड़ा, दुख दर्द को, अपनी भावनाओं को सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माता के साथ में शेयर किया है। साथ में उन्हें लगता था, किसे लगता था? सुभाष चंद्र बोस जी को ये लगता था कि और कोई इनकी बातें गंभीरता से नहीं सुनेंगे, बाकी लोग स्वार्थी हैं, जबकि एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। इसीलिए उन्होंने अपनी माँ से ये बातें की थी। और यहाँ पर माँ जो हैं वो भारत माता को भी सिंबलाइज कर रही हैं। और सुभाष चंद्र बोस अपने मन की तकलीफ़ जो है वो एक्चुअली में उनके मन में जो तकलीफ़ है वो भारत माता की तकलीफ़ है, मातृभूमि की तकलीफ़ है, और वो उसे अपनी माँ से सुना रहे हैं। चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि भारत माँ के बच्चों की दुर्दशा क्यों हुई? तो सुभाष जी की नज़र में भारत माँ के बच्चों की यह दुर्दशा इसलिए हुई क्योंकि अब वैसे वीर नहीं हैं जो भारत माता की सेवा में अपना बहुमूल्य जीवन खुशी से न्योछावर कर सकें, कुर्बानी दे सकें, सेक्रीफाइस कर सकें, है ना। न्योछावर करने का मतलब ये होता है समर्पण कर देना। उनके अनुसार समाज में नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला था। जनता में देश प्रेम की कमी थी। इस वजह से जीवन में पाप, दुख और कष्ट भरा हुआ था। तो ये सारी बातें भारत माँ के बच्चों की दुर्दशा का कारण थी। सेकंड क्वेश्चन, ख, धरती की शोभा बढ़ाने वाले आर्यों के वंशज पतित क्यों हो गए? पतित होने का मतलब होता है पतित, पापी हो जाना, है ना। और पापी कौन है? जिसके चरित्र अच्छे नहीं हैं, जिसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, है ना, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो दूसरों के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, वही सब तो पापी हैं। तो पतित यहाँ पर पापी हैं। बाकी वो जो भगवान जी के पास में स्वर्ग में जाने के बाद में जो पाप पुण्य वाली बात होती है उसके बारे में मैं कभी और बताऊंगा। यहाँ हमारा उत्तर लिखना था कि धरती की शोभा बढ़ाने वाले आर्यों के वंशज। तो वंशज शब्द समझ रहे हो ना आप? वंशज का मतलब होता है आपका फ्यूचर जनरेशन, है ना। तो धरती की शोभा बढ़ाने वाले आर्यों के वंशज बेटे पतित इसलिए हो गए क्योंकि उनके जीवन में नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है, मतलब था सुभाष चंद्र बोस जी के समय के हिसाब से। तो ये कारण थे कि ये जो आर्य वीर हुआ करते थे उनके वंशज आज के समय में पतित हो गए थे, पापी हो गए थे। पापी के रूप में क्लासिफाई किया सुभाष चंद्र बोस जी ने। एक मैं सीक्रेट बताना चाहूँगा कि जैसे वैसे तो मैं गांधी जी का समर्थक हूँ, लेकिन क्रांतिकारियों की बात करें, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, तो उसमें से भी ना सुभाष चंद्र बोस वो मेरे आइडियल हुआ करते हैं, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज़ थे। आप सब बच्चों को जान करके ये आश्चर्य हो सकता है कि जो आजकल के समय में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं ना, ये एग्जामिनेशन अंग्रेज़ों के शुरू किए हुए थे, और उस समय ये एग्ज़ाम आईसीएस एग्जामिनेशन कहलाते थे। और ये आज के समय में भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन, आईएएस का एग्जामिनेशन बहुत ही टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है। तो उस समय में, अंग्रेज़ों के समय में, आप समझ लो 1915-20 के समय में शायद सुभाष चंद्र बोस जी ने इंग्लैंड जा कर के ये परीक्षा पास की थी। तो वो इतने इंटेलिजेंट थे, पढ़ने में भी उतने ही अच्छे पॉलिटिशियन, और देश प्रेम की भावना तो उनके अंदर में कूट कूट करके भरी हुई थी। तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम क्यों है? तो नेताजी के अनुसार भारत का, नहीं ये तो दूसरा ही क्वेश्चन हो गया। हाँ, जस्ट ए मिनट। लघु उत्तरीय में हम लोग ग क्वेश्चन कर रहे हैं
कि मनुष्य जीवन सर्वोत्तम क्यों है। इसका उत्तर है यहाँ पे कि मनुष्य जीवन सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य ही है जिसे बुद्धि, चेतना और आत्मा जैसे विशेष गुण मिले हैं। किससे मिले हैं ये गुण? प्रकृति ने दिए हैं, है ना। प्रकृति पर पेड़ पौधे भी हैं, जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं। और अगर हम बात करें तो मनुष्य के बारे में क्या है, वो भी जीव की कैटेगरी में तो है ही, लेकिन वो एक स्पेशल है इसलिए क्योंकि प्रकृति ने, भगवान ने, नेचर ने हमें बुद्धि दिया है, चेतना दिया है और आत्मा जैसे विशेष गुण दिए हुए हैं। और ये गुण किसी अन्य जीव में नहीं हैं। और ये जो गुण है ना, यही मनुष्य को पृथ्वी का शक्तिशाली और बुद्धिमान बनाते हैं, बुद्धिमान प्राणी बनाते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन सर्वोत्तम है। लघुतरीय सेक्शन में आखिरी क्वेश्चन है कि नेताजी ने अंत में प्रभु से क्या प्रार्थना की। तो आपने देखा होगा ना कि ये जो चैप्टर है, ये जो चिट्ठी है, ये 2 पेजेस में है। तो दूसरे पेज में जहाँ पर ये चिट्ठी खत्म हो रही है तो नेताजी प्रभु से, ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। नेताजी ने प्रभु से ये प्रार्थना की कि वह अपना संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकें। वाह वाह, कितनी बड़ी प्रार्थना है कि आखिर में भी नेताजी जब भगवान से कुछ मांग रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, जनता के लिए, देश के नागरिकों के लिए, हमारे भारत माँ के संतानों की सहायता में, उनकी मदद करने में, उसके उत्थान में ज़िंदगी बिता सकें, ये बात वो मांग रहे हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है कि नेताजी के अनुसार भारत का अतीत कैसा था। कुछ बच्चों को शायद दिक्कत हो कि ये अतीत शब्द क्या होता है। इट मीन्स पास्ट, हिस्ट्री, है ना, बीता हुआ समय। तो भारत का इतिहास कैसा था। तो नेताजी के अनुसार भारत का ये जो अतीत था ना, ये स्वर्णिम था, गोल्डन था। क्यों? आपने कभी कभी सुना होगा ना कि पहले के समय में लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। तो सोने की चिड़िया का सेंस यहाँ पर सिर्फ धनवान होने से, ऐश्वर्यशाली होने से नहीं है, समृद्ध होने से नहीं है। भारत में कहते नहीं कि ज्ञान की गंगा बहती थी। हाँ, पढ़ने लिखने की, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े बड़े संत, ज्योतिषी, है ना, चिकित्सक, विद्वान और लेखक हुए हैं हमारे देश में। इसीलिए भारत का अतीत स्वर्णिम था, जब यहाँ के आर्यवीर भारत माता की सेवा के लिए अपना बहुमूल्य जीवन खुशी से न्यौछावर कर देते थे। वीरता की भी कमी नहीं थी। आपने बहुत सारे वीरों के बारे में सुना होगा, सुना है कि नहीं? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, है ना। तो नेताजी यही कहते हैं कि हमारे भारत भूमि में रहने वाले जो पहले के आर्यवीर थे, तो एक समय तो वो ऐसे थे कि वो खुशी से भारत माता की सेवा में, अपनी मातृभूमि की सेवा में लड़ने, मरने, कटने को तैयार होते थे, अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, बलिदान कर देते थे। तो यही कह रहे हैं कि इसीलिए जिन दिनों में ये बात हुआ करती थी, यहाँ के लोगों में ये फीलिंग हुआ करती थी, वो समय हमारा स्वर्णिम था, हमारा अतीत गोल्डन पीरियड का था, है ना। वो यही चीज़ मिस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ना कि वे लोग असली सपूत थे, देशभक्त थे और स्वार्थ रहित भी थे। इसी चीज़ को वो मिस कर रहे हैं। तो बच्चों, जब भी ये कविता कविता तो नहीं है, ये चिट्ठी है, ये चैप्टर जो है, इसमें ना एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि इसका जो टाइम पीरियड है वो है जो अंग्रेज़ों का समय था। अंग्रेज़ों का समय का मतलब है कि जिन दिनों हमारे देश पर अंग्रेज़ शासन किया करते थे, तो हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिमान लोगों में, स्वतंत्रता सेनानियों में, क्रांतिकारियों में, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, उन्होंने अपने मन की पीड़ा को जाहिर किया है कि वो उस समय अपने देश के नागरिकों में यही फीलिंग चाहते थे कि भैया उठो, जागो, खड़े हो जाओ, अंग्रेज़ों से लड़ने को तैयार हो जाओ, हमें अपने भारत माता को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराना है, ऐसा सोचते थे वो।
ओके। तो अब हम लोग दीर्घ उत्तरीय सेक्शन जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आगे बढ़ते हैं कि ख क्वेश्चन क्या है। तो ये क्वेश्चन है कि देश का उत्थान करने के लिए स्वयं को तिलांजलि देना क्यों आवश्यक है ना। तो तिलांजलि देने का मतलब है कि अपने मतलब की बात नहीं सोचना, सेल्फिश नहीं होना, है ना, सेल्फिश नहीं होना, अपना बलिदान सैक्रिफाइस करने को तैयार होना, ये होगा यहाँ पर तिलांजलि देने का मतलब। तो सवाल था कि देश का उत्थान करने के लिए स्वयं को तिलांजलि देना क्यों आवश्यक है। तो इसका जवाब है कि जब देश की दुर्दशा हो रही हो, भारत माता रो रही हों, देश में नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास हो, जनमानस में पाप, दुख और कष्ट भरा हुआ हो, धर्म की हानि हो रही हो और देश दिन ब दिन पतन के गर्त में गिर रहा हो, ऐसे में भारत माँ की सेवा के लिए और उसका सम्मान बहाल करने के लिए देश के उत्थान को स्वयं को तिलांजलि देना आवश्यक है। उस समय अपने देश को ऐसे ही वीरों की ज़रूरत थी कि जो अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचें और भारत माता को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के बारे में सोचें। मतलब अपनी पर्सनल निजी हैप्पीनेस का ख्याल नहीं करके देश के बारे में सोचना, देश को आज़ाद के बराबर बारे में सोचना, ये कहना था सुभाष चंद्र बोस जी का। ग इस क्वेश्चन में क्या है कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, माँ को अपने बच्चे से ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। माँ कभी अपने बच्चों से ऐसा कहेंगी कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, दूसरों का जाने दो किसी का क्या होता है। तो इसका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने का मतलब होता है अर्थ स्पष्ट करना, ठीक है ना, कि आखिर इस स्टेटमेंट में क्या भाव छिपे हुए हैं। तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, माँ को अपने बच्चे से ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहने से बच्चे धीरे धीरे स्व केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी, सेल्फिश हो जाएंगे और उनमें नैतिकता का अभाव होगा और वे फिर समाज के लिए, देश के लिए जीना छोड़ देंगे और धीरे धीरे देश का पतन हो जाएगा। इसलिए तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, ये बात माताओं को अपने बच्चों से नहीं कहना चाहिए। ओके, अब हम लोग घ सेक्शन में आते हैं, आशय स्पष्ट करना। पहला स्टेटमेंट है कि हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा। सुभाष चंद्र बोस जी ऐसा कहते हैं, तो इस बात का क्या मतलब है। जड़ता से जागना होगा अर्थात सजग होना, अलर्ट होना, स्फूर्तिमान होना, एक्टिव होना। और जब आप ऐसे हो जाएंगे तो आप अपनी जो शक्तियां हैं, आपकी जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसे संचित करके देश और समाज के उत्थान के लिए काम करने में लगाओगे। तो जड़ता से जागने का मतलब ये है। जड़ होने का मतलब होता है ना आइडल हो जाना, लेजी हो जाना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी मतलब पॉजिटिव नहीं करना। सेकंड स्टेटमेंट है कि एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है, ये हमें क्लियर करना है। तो भाई माँ को हमेशा ही अपने संतान की चिंता होती है ना। माँ के लिए तो संतान का सुख ही अपना सुख है और माँ स्वार्थ रहित होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसीलिए एक माँ का जीवन स्वार्थ रहित होता है। एक बार महिलाएं जब माँ बन जाती हैं ना, तो फिर उनके बाद उनकी अपनी निजी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहता, इम्पोर्टेंस उनके अपने लिए नहीं रहता, वो उनकी प्रायोरिटी में नहीं रहता। उनकी प्रायोरिटी उनके बच्चे होते हैं। यही कहना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। चलो, तो हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव आंसर सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय क्वेश्चन। क पत्र में सुभाष के मन में कौन से भाव नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप देख ही रहे हो कि ये जो चिट्ठी है इसमें तो इमोशंस के भंडार छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी कौन से भाव नहीं। बेचैनी के भाव हैं, है ना, पीड़ा के भाव भी हैं, लेकिन इस चिट्ठी में कहीं भी क्रोध का भाव नहीं है। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी माँ के सामने में
अपनी भावनाओं को रखा है, दुख को रखा है, चिंताओं को रखा है। माँ के प्रति कोई बच्चा कैसे क्रोध कर सकता है? तो क्रोध का भाव नहीं है। सेकंड, सुभाष के अनुसार जन जन किसमें लिप्त थे? तो जन जन स्वार्थ में लिप्त थे, है ना। वो देश प्रेम में लिप्त नहीं थे, मातृभूमि की सेवा में लिप्त नहीं थे, है ना। ये इसका सही उत्तर है, स्वार्थ में। ग, हमें बुद्धि तथा चेतना जैसे गुण क्यों मिले हैं? मनुष्य जीवन के कारण। सिंपल सा आंसर है। किसका जीवन स्वार्थ रहित होता है? माता का जीवन स्वार्थ रहित होता है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन के लास्ट पोर्शन में आ गए हैं, ठीक है ना। लास्ट पोर्शन में क्या है? लास्ट पोर्शन में एक यहाँ पर पैराग्राफ है, एक गद्यांश लिखा हुआ है, उसे पढ़ करके हमें उसका जवाब देना है। तो गद्यांश तो आप आसानी से पढ़ ही सकते हो, फिर भी एक बार दोहरा दूं क्या जल्दी से? चलो थोड़े समय में दोहरा देता हूँ। माँ, केवल देश की ही दुर्दशा नहीं हो रही है, आप देखिए कि हमारे धर्म की क्या हालत है। आप उन आर्यों की बात सोचें जिन्होंने इस धरती की शोभा बढ़ाई, और अब उनके पतित वंशजों को देखें। आप देखें कि किस प्रकार नास्तिकता, श्रद्धाहीनता और अंधविश्वास का बोलबाला है। इसी का परिणाम है कि इतना अधिक पाप और जन जन के लिए दुख और कष्ट। यहाँ किस देश की दुर्दशा का जिक्र हुआ है? तो ये जो गद्यांश है, ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर बता सकते हो स्टूडेंट्स कि किस देश की दुर्दशा का जिक्र हुआ है? एक्चुअली में ये हमारे भारत देश की दुर्दशा का जिक्र हुआ है, उसी की चर्चा हुई है। क्योंकि ये लेटर उस समय का लिखा हुआ है जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, सुभाष चंद्र बोस जी जेल में थे। गद्यांश के आधार पर सुभाष चंद्र बोस के दुख का कारण लिखिए। तो उनके दुख के कारण हैं देश का गुलाम होना, नागरिकों में श्रद्धाहीनता, नास्तिकता और अंधविश्वास का भरा हुआ होना, लोगों के जीवन में पाप, दुख और कष्ट होना, और देश का पतन होना। ये सारी बातें हैं जो सुभाष चंद्र बोस जी के दुख का कारण थी। ओके। ग, उस समय देश में किसका बोलबाला था? तो इसकी चर्चा तो हम लोग कई बार कर चुके हैं, फिर से देख लो। उस समय देश में नास्तिकता, श्रद्धाहीनता, अंधविश्वास और स्वार्थ का बोलबाला था। लास्ट में मैंने आपको फिर से लिखा है, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही चैप्टर 9 माता को पत्र, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाऊंगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। जिन स्टूडेंट्स ने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, तुरंत सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, और इंतज़ार करें अगले वीडियो का। इसमें आपको आपके सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, इसके साथ साथ में स्टोरीज भी हैं, है ना, जीके फैक्ट्स भी हैं, साइंस के बारे में भी काफ़ी सारी बातें हैं, और महान महान लोगों की बायोग्राफीज भी आप पढ़ सकते हो। ये सारा कुछ अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में कभी कभी खांसने की आवाज़ आई होगी, उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।